प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट की एक पूरी सीरीज। अब मैं आपको बता रहा हूँ, हर साल या कह सकते हो हर 2 साल में, हर 3 साल में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन से। अब ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन भी हम करेंगे। पहले समझ लो कि किस टॉपिक से है। आपको हर दूसरे साल, हर तीसरे साल, मतलब हर कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपको एक नंबर फ्री के मिल सकते हैं। एनसीईआरटी में एक टेबल है, एनसीईआरटी में एक टेबल है, इवन नीट में भी यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। एनसीईआरटी में टेबल है, उस टेबल का नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उस टॉपिक से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या है बेस्ड? लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। तो हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो ये हमसे सॉलिड सॉल्यूशन की नॉलेज के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया था टर्म 2021 सीबीएसई, ऐसा लिखा हुआ है सोर्स, ठीक है। लेकिन ये यूनिट टेस्ट में, स्कूल एग्जाम में बहुत बार, इवन नीट में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये मत देखना कि यार सर 2021 में आया था, क्या 2027 में आ सकता है? क्या कभी भी कुछ भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपसे सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में ही पूछे, हो सकता है आपसे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पूछ ले, हो सकता है आपसे गैसियस सॉल्यूशन के बारे में पूछ ले। यानी पढ़ने का अप्रोच कैसा होना चाहिए? पढ़ने का अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि जिस टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड थ्योरी भी हम याद कर लेंगे या पढ़ लेंगे। अगर ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया है तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक आपको आज के आज ही घर पे जाके बढ़िया से कर लेना है। फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन देखो मैं आपको बताऊं तो सॉलिड सॉल्यूशन तो गोल्ड, हमारा जो गोल्ड है वो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर ही आएगा, है ना। तो 22 कैरेट गोल्ड हमारा सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर आएगा। बात समझ पा रहे हो? सॉलिड सॉल्यूशन कैसा होगा? 22 कैरेट का गोल्ड। और लॉजिकली आप देखोगे तो हाँ बिल्कुल सही बात है, पानी तो हो नहीं सकता, है ना, पानी तो हो नहीं सकता, स्मोक भी हो नहीं सकता, तो बचा क्या? गोल्ड। तो थोड़ा इजी था, आइडेंटिफाई करना इजी है। फटाफट इसे नोट कीजिए बेटा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं मैं आपको क्लियरली बता दूं, तो जनरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन सा है इस चैप्टर से? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात बताऊं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप्स। दोबारा बोल रहा हूं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन एंड एजियोट्रॉप्स। इनके एग्जांपल्स पे ऑलमोस्ट एवरी ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में से एक टॉपिक यहाँ पर क्या है समझिएगा ध्यान से। तो हमारा सोर्स है 2023। भले ही यहाँ पर सीबीएसई लिखा है लेकिन कोई भी स्टेट का बच्चा देख सकता है, चाहे आईएससी हो, डीएवी हो, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी का है। तो घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, लिखा है कि अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। कह रहा है कि 2 लिक्विड का मिक्सचर है, एक एजियोट्रॉप बना रहा है ना। एजियोट्रॉप के ऊपर क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि भाई हम ए और बी को मिला के एजियोट्रॉप्स बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि बॉइलिंग टेम्परेचर इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइदर प्योर लिक्विड। कह रहा है जो प्योर है, मतलब ए अगर प्योर है और बी अगर प्योर है, तो इनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है इस पूरे का। जैसे मान लो ए का है 100 डिग्री सेल्सियस, बी का है 200 डिग्री सेल्सियस, तो ए और बी को मिलाने पर 800 डिग्री है मान लो। मतलब कि वैसे तो आप बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं बस एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं कि फिक्स नंबर है ये, सिर्फ एग्जांपल के लिए। मान लो ए का टेम्परेचर 100 है ना। बहुत थोड़ा दूर दूर नहीं रखते, थोड़ा पास रख लेते हैं, अजीब सा लग रहा है। मान लो ये 105 है, ठीक है। तो ए का मान लो 100 है, बी का मान लो 105 है। तो मिक्सचर का उन दोनों से ज्यादा है, प्योर से ज्यादा है। ए प्योर का 100, बी प्योर का 105, तो प्योर से भी ज्यादा है मिक्सचर का। लिखा है देखिए, अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड फॉर्म्स एजियोट्रॉप। एक मिक्सचर बनाया गया है हुज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज ग्रेटर। मिक्सचर का टेम्परेचर ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्योर लिक्विड। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो यह है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो ये जो अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का बढ़ जाए, जैसे लिखा है हुज बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर, किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन बनाता है? तो देखिए एक ट्रिक था, ट्रिक। अगर वो मैक्सिमम बॉइलिंग है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। ट्रिक यही है, नेगेटिव डेविएशन। यही इसका ट्रिक था कि जो मैक्सिमम बॉइलिंग होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है और जो मिनिमम बॉइलिंग होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसीलिए जब मैंने लेक्चर पढ़ाया तो मैंने पूरी जान लगा दिया कि भाई एक एक पॉइंट बताऊंगा, एक एक थ्योरी बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। मुझे पता है कि आजकल थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल लेवल के क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिससे बच्चे को दिमाग लगाना पड़े। तो अगर कोई किसी की बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है ग्रेटर, अगर बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम है तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। आई होप समझ में आया होगा। जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं और कंटिन्यू करना चाहते हैं तो प्लीज मुझे बताना। मैं बहुत जोश में हूँ, बिल्कुल एकदम अंदर से ऐसा है कि भाई अब तो बच्चों के लिए कुछ गजब ही कर देना है। तो इस फ्री सीरीज का लाभ उठाओ और चाहते हो कि मैं सभी चैप्टर के लेके आऊँ, चाहे वो
केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, तो मुझे बताओ, इंडिकेशन दो। इंडिकेशन कैसे दे सकते हो? इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके आप मुझे इंडिकेशन दे सकते हो कि हाँ सर, हम इसको पसंद कर रहे हैं इस सीरीज को, और हम चाहते हैं कि सभी चैप्टर के लिए आए। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। मैं आपके लिए सभी चैप्टर का लेके आऊंगा, बस आप मुझे बताओ कि चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हमें कुछ सिखाता है। आपको भले यहाँ लग रहा होगा सर ये तो 2021 का है। नहीं भाई, ये क्वेश्चन इतनी बार स्कूल एग्जाम्स में, प्री बोर्ड में, इवन लेटेस्ट बोर्ड्स के पेपर में भी दिखाई दिया गया है किसी किसी सेट में। तो ये क्वेश्चन हमें क्या सिखाएगा? ये क्वेश्चन हमें सिखाएगा, पहले मैं क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ कर दूं। तो टाइप करना तो इजी है, डायग्राम बनाना कठिन हो जाता है हाथ से। तो मैं यहाँ डायग्राम बना दूं। ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लिया है? तो ये क्वेश्चन बेटा, अगर आपके पास मेरी बुक है तो इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सब मेरे बुक से है। मैंने बुक्स में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डाल रखे हैं जो एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं काफी ज्यादा। अगर सेम क्वेश्चन नहीं आएगा तो कम से कम सिमिलर क्वेश्चन आएगा। वैसे चांसेस होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन सेम आ जाए, चांसेस की बात है। लेकिन अगर बोर्ड्स बनाने वाले ने सोचा कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमाते हैं तो हल्का से तो घुमाएंगे, समझो। तो ये मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, है ना। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसी ने बुक नहीं लिया है तो प्लीज ले लो, क्योंकि बुक से आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। एग्जाम में आप ही को लिखना है ना, तो प्रैक्टिस की हैबिट डालो कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, मुझसे क्वेश्चन भी सीख लिए, अब घर पे जाओ, क्वेश्चन देखो, उसके आंसर खुद से ट्राई करो। अगर आंसर नहीं हो रहा है तो क्या करोगे? उसका सॉल्यूशन देख लो। इवन सॉल्यूशन भी मैंने बहुत इजी तरीके से लिखा है बुक में, समझ पा रहे हो? ये बुक नहीं है, तुम्हारे लिए वरदान है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर क्या है? क्वेश्चन है किधर है? वेपर प्रेशर। क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, यह है वेपर प्रेशर, और यहां पर है ये हमारा वेपर प्रेशर, और ये टेम्परेचर का एक्सिस। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत दिल से सेट किए इसमें। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ग्राफ बना, आई एम रियली सॉरी, अब सही है। इस वाले पॉइंट को एक्स कहा जा रहा है। एक्स बताना है आपको, एक्स क्या है। ठीक है, बताओ एक्स क्या है, फटाफट बताओ। यानी ऐसे क्वेश्चन हमें क्या सिखाते हैं कि हमें ग्राफिकल क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और ग्राफ में वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, और ग्राफ के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका नाम क्या है, ये सब भी आपको एनसीईआरटी से याद करना है। देखो लॉजिकली बात करें तो ये जो ग्राफ है ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला ग्राफ है। तो हमें पता है, देखो देखो, एक पॉइंट है ये, ठीक है, और ये पॉइंट है नीचे, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है। क्या हुआ है? फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ है, ध्यान रखो। ये ग्राफ फ्रीजिंग पॉइंट का होता है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने से फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसको बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, तो कुल मिला के कम होने वाला ग्राफ किसका होता है? पता है किसी को? कम होने वाला ग्राफ होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यहां एक और कंफ्यूजिंग वाली बात है, देखो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अबे सॉल्वेंट की हम बात ही नहीं करते, चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है। चैप्टर का नाम ही क्या है? सॉल्यूशन है, समझ पा रहे हो? और ये दिमाग की बात भी नहीं है। ये सब ग्राफ बन ही तब रहा है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, और सॉल्यूट डालने का मतलब ही क्या है कि सॉल्यूशन होगा वो। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ग्राफ होता है बेटा। ये जो पॉइंट होता है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाला होता है हमारा नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो ये नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट गिर रहा है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट नीचे आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट गिर गया, ठीक है। तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट कर लो। और ग्राफिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो ग्राफ अभी के अभी, यानी घर पे जाते ही सारे ग्राफ पढ़ने आपको। और इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना, आपके एग्जाम में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस दिखाई देंगे। और ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं अपनी बुक में डाल चुका हूं। अगर आपके पास बुक है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। अब प्यारे बच्चों, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए, असर्शन रीजन। मैं हमेशा कहता हूँ कि डिटेल्ड लेक्चर से पढ़ो, 8-9 घंटे के लेक्चर से पढ़ो, 6 घंटे के लेक्चर से पढ़ो, मेरे लेक्चर से पढ़ो, लेकिन वो डिटेल्ड होना चाहिए। क्यों कहता हूं? ताकि आप ऐसे क्वेश्चन में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, अभी तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, तो आप ये मत सोचो कि ये सिर्फ ऐसा है कि एक बार आ गया दोबारा नहीं आ सकता, किसी ना किसी रूप में आएगा। चलो, ये असर्शन रीजन में नहीं आ रहा है तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। क्वेश्चन है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन वेरी विद टेम्परेचर। सही बात है, टेम्परेचर चेंज होने से मोलैरिटी डिक्रीज होता है, टेम्परेचर चेंज होने से मोलैरिटी डिक्रीज होता है। क्या दिक्कत है? असर्शन सही है इसका। रीजन क्या है? रीजन है मोलैरिटी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या रीजन है? ये रीजन नहीं हो सके तो आप बता रहे हो। मोलैरिटी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलैरिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब से होने लग गया? मोलैरिटी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थोड़ी होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आरएलवीपी रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। हमारे 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आरएलवीपी, बॉइलिंग पॉइंट वाला, फ्रीजिंग पॉइंट वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। तो ये क्या हो गया? अब अपना आंसर आप खुद ही कमेंट में बताएं, जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और जो मेरे को सामने से देख रहे हैं, बताओ क्या आंसर होगा। अभी तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द मोलैलिटी अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर। बिल्कुल सही है, मोलैलिटी को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ये मोलैलिटी है। और रीजन क्या बोल रहे हैं? मोलैलिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मास ऑफ सॉल्वेंट विच डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बिल्कुल सही। मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, बिल्कुल सही बात है। और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, और मास कभी भी टेम्परेचर से चेंज नहीं हो सकता नॉर्मली। वरना हमने एसी चालू किया है, लो भाई हम पतले हो गए, हुआ क्या? नहीं। या हमारा मास कम हो गया? नहीं। टेम्परेचर से मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। यानी मोलैलिटी को टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता। और एक्सप्लेन भी सही किया है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। बाकी आप जानते हो कौन सा ऑप्शन टिक मारना है, ये तो आप जानते ही हो कौन सा ऑप्शन टिक मारना। आप प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखो है तो एक नंबर का, ठीक है लेकिन बहुत सारी कहानी लिखी हुई है। और मैं जितना देख पा रहा हूं, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवा रखा है अपने लेक्चर्स में। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा बता दूं ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। बेसिकली इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, यहाँ पर आपको KH की वैल्यू दे रहा है और गैस का नाम लिखा हुआ है। एक छोटा सा लॉजिक याद रखो कि जो KH की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, है ना। KH की वैल्यू सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये एक लॉजिक है। अब इस लॉजिक के हिसाब से क्वेश्चन देखते क्या है। हमें KH की वैल्यू दी हुई है, KH की वैल्यू है, और ये हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यूजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन हेनरीज लॉ एंड गैस सॉल्युबिलिटी, वही है ना, हेनरी कांस्टेंट और गैस सॉल्युबिलिटी का रिलेशन यूज करके ऑर्डर बताना है। किसका बताना है? हाईएस्ट एंड लोएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉल्युबिलिटी। देखो जो सबसे कम सॉल्युबल है, सोचो, जिसका KH ज्यादा होगा। लॉजिकली अगर बात करें, जिसका KH ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो हमारा KH इसका ज्यादा है, तो हीलियम सबसे लेस सॉल्युबल होना चाहिए। यानी कि या तो ऑप्शन ये होगा या ये होगा। इनको तो काट दो, ये तो कट गए, ठीक है। अब आप क्या सोचना है कि जिसका KH ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ठीक है। अब यहां देखते हैं, चलो इसको देख लो। इसका KH सबसे कम है, तो जिसका KH सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। जिसका KH सबसे कम उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन बैठ गया मेरा, ऑप्शन डी। तो हम सारे ऑप्शन चेक नहीं करते, आप लास्ट का चेक कर लो, स्टार्टिंग का चेक कर लो और बीच का चेक कर लो, तो कंफर्म जाता है। एक का चेक मतलब यहां ज्यादा नीड नहीं पड़ी। सिंपल लॉजिक हमने इस्तेमाल किया, KH और सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन। और देखो ये क्वेश्चन कितना बड़ा है, पहले बच्चा देखेगा, बच्चा क्वेश्चन पेपर देखेगा, एक रिएक्शन देगा, कहेगा इसको बाद में करूंगा, और बस बस बाद में टाइम मिलता ही नहीं है। बाद में उसी क्वेश्चन को छोड़ो जो आपको पक्का फील हो गया कि नहीं होगा, छोटा हो बड़ा हो उसी टाइम करो, डजंट मैटर। गाइस देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, भले ही मैं यहां पर एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको ऐसे सारे क्वेश्चंस करने हैं जो ओस्मोसिस के एग्जांपल्स होते हैं। ओस्मोसिस के एग्जांपल जैसे अंडा स्वेल हो जाता है, अंडा श्रिंक हो जाता है, अचार बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जितने भी एग्जांपल हैं एनसीईआरटी में, वो सारे एग्जांपल्स आपको करने हैं। वरना आप मेरे लेक्चर्स को एक बार और देख लेना, सब अपने आप हो जाएगा। जो लेक्चर्स मैंने डिटेल वाले कराए हैं, लॉन्ग लेक्चर्स में सारे एग्जांपल बताए हैं। दोबारा बोल रहा हूं, ये तो बस एक एग्जांपल है, लेकिन ये हमें क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ओस्मोसिस को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर ओस्मोसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप पूरा ओस्मोसिस ही बढ़िया से कर लो। फिर भी मैं आपको एक फेमस क्वेश्चन बताता हूं, वैसे फेमस 3 ही 4 क्वेश्चन है। अंडा स्वेल, अंडा श्रिंक, फिर अगला है एग्जांपल उसका, अचार के लिए हम नमक वाले पानी का इस्तेमाल करते हैं, या नमक छिड़कते हैं अचार के लिए। कुकिंग फास्ट हो जाता है जब नमक, प्याज में नमक डालते हैं, कुकिंग फास्ट हो जाता है। तो ये सब जितने भी प्रैक्टिकल लेवल, क्योंकि हमें जब खुद ही बोर्ड्स कह रहा है कि हम क्वेश्चन पूछेंगे लर्निंग बेस्ड, कि आपने क्या सीखा जीवन में, उसका क्या इस्तेमाल है, तो प्लीज डिटेल लेक्चर से या फिर एनसीईआरटी से रीड करो, लेकिन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर रखो। दोस्तों अभी क्वेश्चन देखो कितना क्रिएटिव क्वेश्चन है, ये सारे क्रिएटिव क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 20 ml का एसीटोन है और 30 ml क्लोरोफॉर्म। ओके, तो 20 और 30 मिलाया गया, पर मिलाया किसे गया ये सोचने वाली बात है। मिलाया गया एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को। तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको लिखवा लिखवा के पढ़ाया होगा कि बेटा जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मिलाए जाते हैं तो ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं, और आपस में बॉन्डिंग करके चिपक जाते हैं, यानी ये बहुत क्लोज आ जाएंगे। क्लोज, क्लोज आने का मतलब पता क्या है? क्लोज आने का मतलब ये हो गया कि इनके पार्टिकल्स चिपक जाते हैं, पार्टिकल चिपक जाएंगे तो ये बहुत पास आएंगे, पास आएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं? नेगेटिव डेविएशन। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म जब ये मिलते हैं तो बॉन्डिंग बना लेते हैं, बॉन्डिंग, उस बॉन्डिंग से बहुत पास आते हैं। पास आने का मतलब इनका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। लिख लो इस बात को, नेगेटिव डेविएशन। तो क्वेश्चन है कि बताओ लेस देन 50 ml, लेस देन, अरे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ना, अरे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अगर 30 और 20 को मिला रहे हैं तो होना चाहिए 50, लेकिन 50 से कम हो गया, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए। तो ऐसे देखो, इसे कहते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्रिएटिव क्वेश्चन। सीधा नहीं पूछ रहा, थ्योरेटिकल नहीं पूछ रहा, घुमा के पूछ रहा है। तो प्लीज नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते। सो गाइस वी हैव अमेजिंग क्वेश्चन। आप ये नोट करेंगे एक बात कि बहुत सारे क्वेश्चन वेंटो फैक्टर को लेके ही आता है। कह रहा है कि देखो कंप्लीट डिसोसिएशन है, आपको इनके वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करना है।
अब देखो, ये मैं इसको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूं। देखिए, NaCl का जो वेंटो फैक्टर है वो 2 होगा, क्योंकि यहां पर एक Na है, दूसरा Cl। अब इसके लिए बच्चों का तेल निकल जाता है। पहले एक बार आप कमेंट में आंसर लिखो, मुझे एक बार बताओ, फिर मैं आपसे बातें करूंगा। ये बहुत ही क्रेजी क्वेश्चन है, बहुत क्रेजी क्वेश्चन। 100 में से 99.9999% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। इतना क्रेजी क्वेश्चन है। अब तो में से बहुत सारे बोलेंगे, अगर इतने सारे गलत करते हैं तो मैं कोशिश भी क्यों करूं सही करने की, मेरा भी गलती होगा, मैं कौन सा महान हूं, कौन सा मुझ में आइंस्टाइन का डीएनए है ना। देखो बता रहा हूं, सुन लो सुन लो। यहां पे लिखा हुआ है K4। K4 मतलब 4 K। K4 मतलब 4 K, ठीक है। 4 K प्लस होता है जनरली। अब इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये कभी टूटेंगे नहीं, ये ब्रैकेट अकेले ही रहता है। तो FeCN6 जो भी इस पे माइनस साइन हो, तो ये 4 K मिलेगा और एक ये पूरा, तो ये 4 + 1 5। ध्यान रखना, पूरी केमिस्ट्री में ये ब्रैकेट को तोड़ना असंभव माना गया है फिलहाल के लिए। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स मतलब टूटेगा नहीं, तो ये पूरा टूटता नहीं है, इसको मत तोड़ना कभी। तो ये पूरा एक पार्टिकल की तरह ट्रीट होगा, ये पूरा एक पार्टिकल की तरह ट्रीट होगा, और ये पूरे 4 पार्टिकल की तरह। 4 पोटेशियम है आपके पास, 4 पोटेशियम और पूरा ये पार्ट। तो इसके लिए आई कितना है बताओ? आई है 5। आपको चालाक बच्चा होगा जो ऐसे ही पढ़ के चला गया होगा, ऊपर ऊपर से होता है ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, ऊपर ऊपर से वैसे ही लाइफ में मजा नहीं है, फिर भी ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, तो क्या करेगा? वो बोलेगा 4, ओहो, एक Fe 5, 6 CN6, तो 6 + 1 + 4, वो बोलेगा 11। डॉक्टर बन गई पापा, मैं डॉक्टर बन गई। 11 किसका आया था? पापा का, या पापा का पढ़ा, जो भी है। आंसर इसका कितना होगा? 2 and 5। इट इज हैविंग 2, इट इज हैविंग 5। समझ में आ गया? अब देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है पर समझ सकते हो, 0.1 m KCl और 0.1 m ग्लूकोज में क्या बोल रहा है कि इस वाले का हायर बॉइलिंग पॉइंट है। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है Kb इंटू मोलैलिटी इंटू में I पे। तो अगर हम क्लियरली देखें तो ये जो KCl है, KCl के पास I की वैल्यू है 2। I की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि एक है K और दूसरा है Cl। लेकिन ग्लूकोज के पास हम मानते हैं कि ग्लूकोज टूट नहीं सकता, ग्लूकोज अकेला रहेगा। ग्लूकोज क्या रहेगा? अकेला। तो इसके लिए I की वैल्यू होती है 1। I की वैल्यू क्या होती है? 1। तो एक के लिए वेंटो फैक्टर 2 है और एक के लिए वेंटो फैक्टर 1 है। तो हम क्या बोलेंगे? देखिए, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली I पे डिपेंड करता है, तो जिसका I ज्यादा होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका आंसर यही लिखना था। KCl डिसोसिएट हो सकता है 2 आयंस में। कितने आयंस में? 2 आयंस में। KCl कंप्लीटली डिसोसिएट इन 2 आयंस, इट हैज वेंटो फैक्टर इक्वल टू 2, वेंटो फैक्टर 2। तो मोर इज वेंटो फैक्टर, मोर इज बॉइलिंग पॉइंट, है ना। इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, क्या है? अ लिक्विड A and B शो सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम्स। A और B के इक्वल नेगेटिव डेविएशन है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसा होगा? तो हमें पता है नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जब A और B को मिलाते हैं तो पार्टिकल्स बहुत पास आ जाते हैं। पास आ गया पार्टिकल, तो इसको बोलते हैं हम नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। यानी नेगेटिव डेविएशन में पार्टिकल पास आ गया, पास आ गया मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम कम हो गया। तो इसमें वॉल्यूम कौन सा कम हो रहा है बताओ? ऑप्शन बी, लेस देन द सम ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम्स। समझ पाए? तो हमने क्या पढ़ा बेटा कि नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, रॉल्स लॉ जैसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जनरली नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ वाले, एजियोट्रॉप्स वाले, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म के एग्जांपल, यानी जो आपके ये वाला पार्ट है ना, आइडियल, नॉन आइडियल, डेविएशन, एजियोट्रॉप और इनके एग्जांपल्स, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा है कि द इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल AB इज स्ट्रॉन्गर देन A और BB। क्या मतलब? देखिए, ये सिंपल भाषा में कह रहा है A और B के बीच में फोर्स ज्यादा है, A और B के फोर्स में ज्यादा है। सीधा कह रहा है कि जब A और B मिलाए जा रहे हैं तो स्ट्रॉन्गर फोर्स है। इसका मतलब A और B पास आ जाएंगे। पास आने का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज। पास आने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। अरे बहुत लॉजिकल है यार। ये कह रहा है A और B के बीच में फोर्स बढ़ गया, तो अगर A और B के बीच में फोर्स बढ़ेगा तो A और B पास आएंगे, पास आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं गाइस, ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। देखो, मैं हिंट दे रहा हूं आपको। जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? देख लो, फ्रीजिंग पॉइंट KF इंटू मोलैलिटी इंटू I पे डिपेंड करता है। अब जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो यहां पर मोलैलिटी 0.1 0.1 0.1, तो मोलैलिटी सबका सेम है। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? देख लो, दोबारा बोल रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे? KF इंटू मोलैलिटी इंटू I। अब मोलैलिटी सबका सेम है और कांस्टेंट भी सेम ही होगा, तो अब फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करेगा? I पे। अरे देखो ना, मोलैलिटी 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 सबका सेम है,
और कांस्टेंट भी सेम होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट आई पे डिपेंड करेगा। जिसका आई ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। गलत, गलत, यही गलती करते हैं लोग। अब क्या गलती है यहां पर सुन लो, इसका नाम पढ़ो पहले। इसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नाम है इसका। बेटा जो भी मैं क्वेश्चन लेता हूं मैं पागल नहीं हूं। क्वेश्चन जो मैंने अपने बुक्स में बनाए हैं, जैसे ये बुक है, आप जब इस बुक से क्वेश्चन पढ़ोगे इतने गजब गजब के क्वेश्चन मिलेंगे। और जो बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं कि आपको मजा आ जाएगा। ऐसा थोड़ी कि सुबह उठे क्वेश्चन लिख रहे हैं बुक बना दिया, नहीं भाई, रात रात भर की मेहनत है। ठीक है, रात रात भर की मेहनत है ये बुक। अब ये मैं सोचो बुक के साथ कुछ रात रात भर की मेहनत, मतलब बुक में लिखा है भाई ये है रात रात भर की मेहनत। तो इस बुक को मंगाओ, नहीं मंगाया है आई रिकमेंड बुक मंगा लो और बुक से पढ़ो जो बुक मैंने बताया। जो बुक, एक मिनट पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बातें करते। देखो 0.1 0.1 0.1, अब सुन लो। तो मुझे पता लग गया कि आई से फ्रीजिंग पॉइंट का पता लगेगा, लेकिन यहाँ पर लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इसका नाम बढ़ो ना, इसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना, यानी अगर आई बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना बढ़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना बढ़ेगा, यानी कि ऐसे समझो, अगर ये नंबर लाइन है, ये 0 है, तो कम होना बढ़ेगा। कम यानी पीछे के साइड बढ़ेगा ये, नहीं समझे? अगर आई बढ़ेगा तो इसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन यानी कम होना, कम, कम इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कम होने लग जाएगा और यानी ये नेगेटिव एक्सिस में बढ़ेगा, यानी -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे जाएगा ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना बढ़ेगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना बढ़ेगा, यानी नेगेटिव नंबर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? नेगेटिव नंबर बढ़ेगा। तो बच्चों को ऐसा लगता है ओ माय गॉड आई ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, नहीं नहीं। तो इससे हमने क्या दिमाग लगाया? इससे हमने दिमाग लगाया कि देखो अगर आई बढ़ रहा है, आई बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग टेम्परेचर घट रहा है। एक्चुअली में फ्रीजिंग का टेम्परेचर देखो क्या हो रहा है, फ्रीजिंग का टेम्परेचर घट रहा है, फ्रीजिंग का टेम्परेचर घट रहा है। नहीं समझ में आ रहा? अरे समझ में आया कि नहीं आया? देखो आई बढ़ने का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना बढ़ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना बढ़ रहा है। यानी ज्यादा कंफ्यूज करके बता रहा हूं, आई इज, आई इसे लिख लो, आई मोर मींस लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब जिसको समझ में आ गया वो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। अगर आई ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। देख लो आई अगर ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना ज्यादा है। यानी जब आपका आई बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम हो जाएगा। ग्राफ नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ने का मतलब और कम हो रहा है। तो यहां से बता देता हूं, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग पॉइंट। ये याद कर लो, आई ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये अगर याद कर लिया तो बस जिंदगी मस्त। आई ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। तो आई निकालते हैं, ग्लूकोज के लिए I1 होगा बेटा, ये टूटता नहीं है। NaCl के लिए I2 होगा, CaCl2 के लिए एक और ये 2 3 I3। कौन जीता? ये जीत गया। समझ में आ गया? प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं, धूम मचा देंगे प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन है, कौन दिमाग लगाएगा? क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो यहां पर तो सिंपल है, देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी इंटू आई। और इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एलिवेशन। इसका नाम होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर सिंपल लॉजिक, अगर आई ज्यादा तो ये ज्यादा, किसका नाम सीधा है। अगर आई ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अगर आई ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सिंपल और सीधा लॉजिक है। अब निकालो आई किसका ज्यादा है, बताओ किसका? इसका। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? तो आपको ऑर्डर में इंक्रीज करना है, कर लोगे ऑर्डर में इंक्रीज। इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, और इन दोनों का ऑलमोस्ट बराबर। क्या होगा? इन दोनों का बराबर क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए भी आई की वैल्यू क्या है? 1, इसके लिए भी आई की वैल्यू 1। तो इन दोनों का बराबर होगा, सबसे ज्यादा उससे कम, उन दोनों का बराबर। इसका ऑर्डर मुझे कमेंट में बताओ जो मुझे ऑनलाइन देख रहे। अब देखो ये मेरा प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन क्या है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आज के टाइम पर पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, देखिए कभी भी 3 बातें हैं, सिचुएशन, वैल्यू ऑफ आई, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। सिचुएशन, वैल्यू ऑफ आई, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे मैं करवाता हूं, सुन लो पहले। याद रखो डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू 1 से बड़ी होगी और ऑब्जर्व्ड मोलर मास लेस होगा, ऑब्जर्व्ड मोलर मास लेस होगा। एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू छोटी होती है 1 से और यहां पर ऑब्जर्व्ड मोलर मास मोर होगा। अगर आई की वैल्यू 1 के बराबर है तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, ना पार्टिकल जुड़ा है ना पार्टिकल टूटा है, ना पार्टिकल जुड़ा है ना पार्टिकल जुड़ा है। और इस केस में ऑब्जर्व्ड मोलर मास सेम रहता है। इसको 5 मिनट बढ़िया से पढ़ो। इसी के ऊपर मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, अमेजिंग क्वेश्चंस। आप देखिए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि द ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ ए सॉल्यूट इज ग्रेटर देन इट्स थ्योरेटिकल वैल्यू। कह रहा है ऑब्जर्व्ड मोलर मास क्या है, बताओ? ज्यादा। ऑब्जर्व्ड मोलर मास ज्यादा है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ज्यादा है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ज्यादा है। किस केस में होता है? एसोसिएशन।
एसोसिएशन। समझ में आ गया? अब यही मैं अगर आपको ना पढ़ाऊं, वैसे मैंने अपने थ्योरी वाले लेक्चर में पढ़ाया है, तो आप इस क्वेश्चन को छू भी नहीं पाओगे, बहुत टफ लगेगा आपको। आपको लगेगा क्वेश्चन विदेश से लाया गया है। कहां से लाया गया है? विदेश से। या फिर क्वेश्चन बनाने वाले की पक्का लड़ाई होगी उसकी वाइफ के साथ। वैसे तुम्हें क्या लगता है शादी के बाद आदमी की लाइफ कैसी हो जाती है? आदमी क्या, दोनों की लाइफ थोड़ी सी ऐसी हो जाती है कि दोनों को मिला जुला के चलना होता है ना? ठीक है, जो भी है। कोई मुझसे पूछे, देखो क्वेश्चन क्या है, अ सॉल्यूट अंडरगोज डाइमराइजेशन। डाइमर का मतलब पता है क्या होता है? डाइमर मतलब पहले वो दो थे, ए और बी अलग थे, अब डाइमर मतलब वो ऐसे हो गए, डाइमराइज मतलब एसोसिएट हो गए, मतलब पहले अलग अलग थे अब जुड़ गए, तो जुड़ गए को डाइमर बोलते हैं। डाइमर, डाइमर मतलब क्या हुआ है बताओ? एसोसिएशन। डाइमराइज हो गए, डाइमर बन गया, तो एसोसिएटेड है, तो कौन सा होगा बताओ? एसोसिएशन में क्या होता है? आई लेस देन 1 होता है, और मोलर मास क्या हो जाता है? मोर, है ना? आई, ये रहा, आई लेस देन 1, ऑब्जर्व मोलर मास क्या होता है? मोर। मोर मतलब ये। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो जनरली कोई कराता भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे एकदम से आएंगे लास्ट में लाइव, लास्ट में एग्जाम से 4 दिन पहले 5 दिन पहले लाइव, और कराए जा रहे हैं मैराथन सुबह 3 बजे। भाई मेरा ऐसा मानना है, पूरे साल में, तो पूरे साल में जो आप नहीं कर रहे थे, अब अपना जो प्रीसियस टाइम है वो टाइम आप मैराथन में लगा रहे हो। भाई सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। एग्जाम से 5 दिन पहले 10 दिन पहले टीचर को तो देखना भी नहीं चाहिए, अपना खुद करो, तभी आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए हर साल मेरे रिजल्ट तगड़े आते हैं। मैं लास्ट के 10 दिन 5 दिन बच्चों को कहता हूं, भैया खुद पढ़ो, खुद पढ़ो, खुद पढ़ोगे तभी एग्जाम में लिख पाओगे और नहीं लिख पाओगे। ठीक है, और जो बच्चे इन सब चीजों में पढ़ते हैं उनके नंबर नहीं आते। हाँ मानता हूं मैराथन से 1-2 क्वेश्चन मैच कर जाएगा, 1-2 क्वेश्चन के लिए जी रहे थे क्या तुम? अभी क्वेश्चन है, देखो अगला, अ सॉल्यूशन अंडरगो डिसोसिएशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। पानी में जाके वो टूट गया, टूटने का मतलब आई हमेशा 1 से बड़ा होगा, आई हमेशा 1 से बड़ा होगा, और मास कैसा होगा बताओ? चलो क्या लिखा है, चलो छोड़ो, कंपेयर विद दिस नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अ सॉल्यूट अंडरगोज डिसोसिएशन, डिसोसिएशन में क्या होता है? कंपेयर विद दिस नॉर्मल, द एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन मोलर मास विल बी, मोलर मास के साथ क्या होगा? ऑब्जर्व्ड मोलर मास की बात कर रहा है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। देखो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं हम? ऑब्जर्वेशन। तो आपसे पूछ रहा है ऑब्जर्व्ड मोलर मास के बारे में बताओ, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? ये देखो, आई की वैल्यू 1 से बड़ा, और मास कैसा होता है? लेस, तो मास की वैल्यू होती है लेस, लेस मतलब स्मॉलर। समझ गया कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? तो इस प्रकार से हमने जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चन है, वी आर डन विद ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। आपको क्या तैयार करना है? आपको तैयार करना है ग्राफ्स, और एक्चुअली यूट्यूब पर मैं सारे ग्राफ्स डाल चुका हूं, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो आई होप आपको मजा आया है। अगर अगली क्लास भी हम बिल्कुल करेंगे इसके ऊपर, आप बताओगे तो हम करेंगे, वरना फिर आप लोग अगर थक गए हो, नहीं पढ़ना चाहते तो नहीं करेंगे क्लास। सो अब ध्यान से देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ा सा क्रेजी क्वेश्चन है। जनरली कोई भी इस क्वेश्चन को सोच नहीं पाएगा कैसे करना है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मैंने वैसे क्वेश्चन पढ़ लिया है, आप भी एक बार पढ़ लो कि ए बी सी, हमारे पास ए बी सी 3 है, 3 है किसका सॉल्यूशन? NaCl का। इन तीनों के अंदर NaCl है, नमक। कंसीडर 3 एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1, 0.01 एंड 0.001। तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, हमें इन सबकी मोलैरिटी दिया हुआ है, साफ साफ देखो 0.1, 0.01, 0.001। यहां पर ये जो कैपिटल एम होता है ना, ये कैपिटल एम बेटा मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी, कैपिटल एम होता है मोलैरिटी। तो हमें 3 सॉल्यूशन है, तीनों की मोलैरिटी दी हुई है, और क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑर्डर ऑफ द वेंट ऑफ फैक्टर, यहां वेंट ऑफ फैक्टर का हमें ऑर्डर बताना है, हमें वेंट ऑफ फैक्टर का ऑर्डर बताना है। तो यहां पर एक मैं आपको बहुत गजब का ट्रिक बता रहा हूं, लॉजिकल ट्रिक भी है, बहुत ज्यादा लॉजिकल ट्रिक है। ट्रिक यह है कि ध्यान रखना कि जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। अब इससे क्या है, आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा और वेंट ऑफ फैक्टर आपसे पूछेगा। तो यहां पर क्या है दोस्तों कि अगर हम देखें, इसका मतलब जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है उसका वेंट ऑफ फैक्टर हाई होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन लो होने से वेंट ऑफ फैक्टर हाई होना चाहिए, यानी सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसका है? इसका, ए, यानी वेंट ऑफ फैक्टर किसका ज्यादा होगा? सी का होगा? नहीं गधो, उल्टा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, रुक जाओ, सबसे एक मिनट, लेट मी थिंक। ये हाई वैल्यू बेटा, ये हाई है और ये लो है, 0.001 लो है, यानी देखो सी का वेंट, सी जो है सी, इसका कॉन्सेंट्रेशन लो है, ये बहुत लो है बेटा, ये 0.001 है, यानी सी का कॉन्सेंट्रेशन लो है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन लो होगा उसका वेंट ऑफ फैक्टर हाई होगा, यानी सी का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर हाई होगा। वेंट ऑफ फैक्टर आई, वेंट ऑफ फैक्टर होता है आई ऑफ सी, सबसे ज्यादा होगा, फिर आई ऑफ बी, और सबसे कम किसका होगा? आई ऑफ ए। नहीं समझ में आया? जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है उसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेशन इसका कम है तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा है, फिर इसका कम है, इसका वेंट ऑफ फैक्टर ज्यादा है, और इसका फिर समझ पाए? सही ऑप्शन मैंने गलत बना दिया क्या? सही तो है, क्या दिक्कत है?
बहुत सिंपल तरीके से याद रखो, कॉन्सेंट्रेशन और वेंटो फैक्टर दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो उसका वेंटो फैक्टर ज्यादा होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसका वेंटो फैक्टर सबसे ज्यादा है। बहुत सिंपल है, लॉजिकली है, मतलब समझ लो यार। अब देखो यहां पर देखो, फिर इसके बाद इसका कम है तो इसका वेंटो फैक्टर मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा है ना इसका। आप तो दिमाग ऐसे भी लगा सकते हो। देखो मुझे पता है आप समझ गए हैं, मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूं बेटा। देखो कॉन्सेंट्रेशन लो तो वेंटो फैक्टर हाई, तो लो किसका है इसका, तो इसका वेंटो फैक्टर सबसे हाई होगा। आई ऑफ सी सबसे ज्यादा होगा, वेंटो फैक्टर सी का सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो सी का ज्यादा है इसके अंदर। ओके, ये बात समझ में आया। अब जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसका वेंटो फैक्टर कम होगा। तो कॉन्सेंट्रेशन इसका ज्यादा है तो इसका वेंटो फैक्टर सबसे कम होना चाहिए, तो आई ऑफ ए सबसे कम होना चाहिए। तो बीच में कौन बच गया, आई ऑफ बी। तो सबसे ज्यादा ये होगा और सबसे कम ए वाला होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस बहुत लाजवाब, बहुत जबरदस्त और कह सकते हो टफ लेवल के क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में ना हमें बहुत समझदारी से काम लेना है। कह रहा है देखो आपको मैं बहुत सारे पेयर्स दे रहा हूं, पेयर्स मतलब 0.1 m यूरिया एंड 0.1 m NaCl, फिर 0.1 m NaCl, 0.1 m N2SO4, और ऐसे करके आपको बहुत सारे पेयर्स दिए हुए। तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस, ये जो कॉम्बिनेशन है यूरिया का NaCl का, NaCl का Na2SO4 का, यूरिया का MgCl2 का, Na2SO4 का CaNO3 ट्वाइस का, ये सारे कॉम्बिनेशन है। हर ऑप्शन में दो चीजें हैं, कंबाइन है, हर ऑप्शन में दो चीजें हैं। तो हमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन दिए हुए और पूछ क्या रहा है, रिप्रेजेंट, ऐसा बताओ जो इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करे। इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ABCD, इन चारों में से किस कॉम्बिनेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है। तो यार ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला देखो, पाई इज इक्वल टू होता है CRTI। CRTI, आई क्यों, ये सारे आयोनिक है। जब भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं NaCl, MgSO4, Na2SO, जो भी है MgCl2, जितने भी आयोनिक वाले होते हैं वहां पर हम वेंटो फैक्टर यूज करते हैं। यानी कि अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो C और I दोनों पे डिपेंड कर रहा है। क्योंकि देखो किसी भी क्वेश्चन में टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया जाएगा और बोला भी उसने कि सेम टेम्परेचर, और R हमारा गैस कांस्टेंट है, यानी R और T से आपको इतना मतलब नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस में गैस कांस्टेंट तो गैस कांस्टेंट ही रहेगा और टेम्परेचर तो टेम्परेचर ही रहेगा। तो हमारे MCQ के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी अगर हमें कभी भी ऑस्मोटिक प्रेशर देखना है MCQ टाइप के क्वेश्चन में, तो हमारे काम का ये C और I ही है। यानी किसका प्रेशर सेम होगा, जिसका C और I सेम होगा, जिसका C और I का मल्टीप्लाई सेम हो उसका प्रेशर भी सेम होगा। यानी कि पाई डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन इनटू I पे। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्सेंट्रेशन और I को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा। चलो, यानी कि हमें क्या पूछा, इसने बताना है किसका इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो जिसका C इंटू आई इक्वल होगा उसका पाई भी इक्वल होगा। क्वेश्चन में करता हूं देखो, तो देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां पर चारों सॉल्व करने वाला हूं, मैं दिमाग लगा लेता हूं। देखो यहां पर दिमाग लगाया जाता है कैसे, पहले आई निकालेंगे सबका। देखो NaCl का आई होगा बेटा 2। ध्यान रखना जब कुछ भी ना दिया हो तो 100% डिसोसिएशन मानते बेटा, 100% डिसोसिएशन। और अगर ये 100% डिसोसिएशन है, सुन लो 100% डिसोसिएशन है, तो आई कैसे निकालते हैं, आई निकालने का तरीका Na प्लस Cl माइनस, दो पार्टिकल है तो I2 हो गया। यहां पर ये NaCl, इसके लिए भी I2 है, Na2SO4, तो यहां पर दो सोडियम है और SO4 एक ही होता है अकेला, यानी यहां पर दो सोडियम है, 2 Na प्लस है और SO4 माइनस हमेशा अकेला होता है। तो दो तो Na है, दो सोडियम है और एक पूरा SO4 है, तो यहां पर I की वैल्यू 3 है। कितना हो गया बेटा, I की वैल्यू 3, तो यहां पर I की वैल्यू 3 है। देखो दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको पाई देखना है तो C और I के मल्टीप्लाई से देखा जाएगा, तो सबसे पहले सबके I तुरंत निकालने पड़ेंगे। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा रहा है, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहे, आपको सिखा रहे हैं। अब यहां पर है MgCl2, तो एक मैग्नीशियम दो Cl, तो यहां पर I की वैल्यू कितनी हो गई 3, यहां पर I की वैल्यू कितनी है 3, और यहां पर I की वैल्यू कितनी है देखो 2 + 1, यहां पर 2 NO3 और ये एक कैल्शियम, तो I की वैल्यू यहां भी क्या है 3। अब देखो मैं कितना चालाक व्यक्ति हूं, मुझे ये सब बकवास करना ही नहीं था, मुझे ऑप्शन बढ़िया से पढ़ना था और आपका काम हो जाता। कैसे, यहां पर I की वैल्यू कितनी है 3 और ये कितना है कंसंट्रेशन 0.1, तो 3 × 0.1, और यहां भी देखो क्या लिखा है 3 × 0.1, तो क्या है बताओ, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इंटू आई, यहां का CI, यहां का CI और यहां का कौन सा I, CI, क्या दोनों बराबर है, यस। अगर दोनों का CI बराबर है, कंसंट्रेशन इंटू आई, कंसंट्रेशन इंटू आई बराबर हो, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा बराबर। कैसे, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, पाई इज इक्वल टू CRTI, इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, पाई इज इक्वल टू CRTI। अब यहां पर क्या है, दोनों के लिए टेम्परेचर सेम, ओके, दोनों के लिए R सेम,
दोनों का सी सेम, दोनों का आई सेम, तो दोनों का पाई सेम। समझ में आया? तो इसके लिए भी फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी आई होगा, इसके लिए भी फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू सी आर टी। हमें क्या चेक करना है? हमेशा चेक करना है कि पाई डिपेंड करता है सी और आई पे। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका आई मल्टीप्लाई करके, इसका कॉन्सेंट्रेशन इसका आई मल्टीप्लाई करके इक्वल है, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होगा। और इतनी नौटंकी करने की जरूरत भी नहीं थी, बस ऑप्शन पढ़ना था, आइडिया अपने आप लग जाता कि भाई यहां पर वेंटो फैक्टर 3 है, यहां भी वेंटो फैक्टर 3 है, यहां कॉन्सेंट्रेशन 0.1, यहां कॉन्सेंट्रेशन 0.1, जिसका सब कुछ सेम उसका प्रेशर भी सेम। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, मजा आ गया, मजा आ गया सच में गाइस। बिलीव मी दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन। वेंटो फैक्टर वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। अब क्वेश्चन है देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेंटो फैक्टर फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन। क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ना है। अगर आप 2 बार से कम पढ़ रहे हो क्वेश्चन तो आपके मार्क्स भी कम आएंगे। अब सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, बताओ वेंटो फैक्टर का ऑर्डर। अब देखिए जब यहां पर लिखा है कंप्लीट डिसोसिएशन, वैसे भी क्वेश्चन दिया हो तो हम कंप्लीट डिसोसिएशन ही मानते हैं, ठीक है। और इनकंप्लीट डिसोसिएशन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं वो मैंने आपको लेक्चर्स में करवाया, वो थ्योरी का पार्ट है, पर फिलहाल प्रैक्टिकल लेवल पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या देखिए, वेंटो फैक्टर का ऑर्डर बताना है हमें, तो एक काम करते हैं, चेक करते हैं ऑर्डर, या जो जो कंपाउंड से क्या है NaCl, CaCl2, AlCl3, इन सबके वेंटो फैक्टर एक बार निकाल लेते हैं। चलो नमक के लिए निकालते हैं NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस, तो इसके लिए I की वैल्यू 2 होगी। 2 पार्टिकल है बेटा, यहाँ पर 2 पार्टिकल। अच्छा CaCl2, तो एक Ca होगा और 2 Cl माइनस होगा, एक Ca प्लस 2, 2 Cl माइनस, मतलब देखो एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है, तो इसका वेंटो फैक्टर कितना होगा 3। एक कैल्शियम 2 क्लोरीन, टोटल हो गया 3। अब है AlCl3, तो AlCl3 का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, एक एल्यूमिनियम है और 3 क्लोरीन है, तो I हो गया हमारा 4। 3 क्लोरीन 1 एल्यूमिनियम। अब हमसे ऑर्डर पूछा है, बताओ कौन सा ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा है एल्यूमिनियम का, AlCl3 का, वेरी गुड, फिर इसका, फिर इसका। तो ये ऑप्शन हमें सबसे बेस्ट लग रहा है कि AlCl3 का वेंटो फैक्टर सबसे ज्यादा है, फिर CaCl2 का, फिर NaCl का। वेंटो फैक्टर निकालने के लिए कंप्लीट डिसोसिएशन में वेंटो फैक्टर निकालने के लिए सिंपल आप आयंस गिन लेते हो कि उसमें कितने आयंस है, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, और ऑप्शन टिक मार देते हो।